हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। माय नेम इज़ सर्वेश सिंह। वेलकम टू यू माय क्लास। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हमारा क्लास अटेंड करते हैं, हमारा चैनल देखते हैं, तो सबसे पहले वो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, शेयर भी कर दें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो आज का टॉपिक क्या है, बायरोइड्स दिया हुआ है। क्या है बायरोइड्स, क्या होते हैं ये बायरोइड्स, इसके विषय में किसने सबसे पहले दर्शाया था, किसने बताया था इसके विषय में सबसे पहले? एक साइंटिस्ट थे जिसे कहा जाता है टियोडाइनर। तो टियोडाइनर ने बायरोइड्स के विषय में सबसे पहले बताया था। कौन साइंटिस्ट थे? टियोडाइनर। टियोडाइनर ने कब बताया था इसके विषय में? 1971 में। 1971 में टियोडाइनर ने बायरोइड्स की खोज की थी। ओके, अब ये बायरोइड्स क्या होते हैं, किसके अंदर पाए जाते हैं, कहाँ देखा था उन्होंने सबसे पहले, तो उसकी बात करते हैं। तो टियोडाइनर ने इस बायरोइड्स के लिए आलू के अंदर, पोटैटो के अंदर देखा था। कैसे देखा था, क्या देखा था उसके अंदर? जो पोटैटो का कंद होता है, पोटैटो का जो कंद होता है, उस कंद के अंदर गिल्टी जैसी संरचनाएं बन जाती हैं, गांठें जैसी संरचनाएं बन जाती हैं, और जब वो गांठें चटक जाती हैं तो उन्होंने ये दर्शाया था, बताया था, ये रोगजनक कारक होते हैं जो आलू के अंदर रोग फैला देते हैं। यानी एक ऐसे रोगजनक कारक जिनके माध्यम से आलू का जो कंद होता है और उस कंद के अंदर गांठें बन जाती हैं, यानी गिल्टीदार बन जाते हैं, और जब वो आलू चटक जाता है उसके माध्यम से, बायरोइड्स के माध्यम से, ये दर्शाया था टियोडाइनर ने कि आलू के अंदर जो कंद चटक जाता है तो ये रोग कौन फैलाने वाला कारक कहलाता है? बायरोइड्स कहलाता है। तो बायरोइड्स की खोज 1971 में टियोडाइनर ने कर दी थी और ये बताया था कि ये रोगजनक कारक होते हैं जो पौधों के अंदर, विभिन्न प्रकार के प्लांट्स के अंदर ये रोग फैलाने वाले कारक होते हैं। ये कारक अधिकांश मात्रा में कहां पर अटैक करते हैं? जो सेल इन्फेक्टेड होती है, जो सेल प्रभावित होती है, या कह सकते हैं जो सेल संक्रमित होती है, उस सेल के अंदर केंद्रक में पहुंच करके उसे संक्रमित कर देते हैं और ज्यादा उसके अंदर रोग फैला देते हैं। इसके अंदर जो आरएनए की संरचना होती है वो कैसी होती है? आरएनए की जो संरचना होती है वो एक सूत्री संरचना होती है। इस बायरोइड्स के अंदर जो आरएनए की संरचना होती है वो एक सूत्री संरचना होती है। विशेष बात क्या होती है? वायरस के समान इसके चारों ओर प्रोटीन का आवरण नहीं होता है। इसके अंदर, वायरस के समान इसके अंदर चारों ओर प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है बायरोइड्स के अंदर, और ना ही ये किसी प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, ना ये किसी प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। इसके अंदर जो आरएनए होता है, इस आरएनए के अंदर लगभग 250 से लेकर के 370 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। 250 से लेकर के 370 तक न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं इसके आरएनए के अंदर। ये किसने दर्शाया था? टियोडाइनर ने ये बताया था। और विशेष बात क्या बताई थी कि ये केंद्रक की संरचना के अंदर पहुंचते हैं। जो सेल संक्रमित होती है, उस संक्रमित सेल के अंदर कहां पहुंचते हैं? मान लीजिए ये सेल है, ये एक न्यूक्लियस की संरचना है। अगर ये सेल संक्रमित है, रोग से ग्रसित है, ओके, तो ये कहां पहुंचते हैं? इस केंद्रक की संरचना के अंदर पहुंचते हैं। और केंद्रक की संरचना के अंदर पहुंचने के बाद इसका जो आरएनए होता है तेजी से मल्टीप्लिकेशन की क्रिया करना शुरू कर देता है, अर्थात गुणन क्रिया करना शुरू कर देता है, अर्थात तमाम मात्रा में बायरोइड्स बनकर के तैयार हो जाते हैं और संपूर्ण कोशिका के लिए प्रभावित कर देते हैं। इसके पास पड़ोस की कोशिकाएं, सारी कोशिकाएं संक्रमित हो जाती हैं, अर्थात रोगग्रस्त हो जाती हैं। ये विशेषता इसकी होती है। अब मैंने बताया था कि जो आलू के अंदर जो गिल्टी बन जाती है, कंद के अंदर जो गिल्टी बन जाती है, इसके बाद आलू चटक जाता है,
तो ये आलू के अंदर कौन सा रोग कहलाता है? पोटैटो, कौन सा रोग कहलाता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, ये रोग कहलाता है आलू के अंदर। आलू के अंदर ये वायरॉइड्स रोग जो फैलाता है, वायरॉइड्स के माध्यम से जो रोग फैलता है उसे क्या बोलते हैं? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कहा जाता है। इसी तरीके से अन्य पौधों के अंदर भी ये रोग फैला देते हैं। कई प्रकार के पौधों के अंदर रोग फैलाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फल आते हैं, जैसे नारियल हो गया। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फली भी आती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं फली या फल या जो भी आता है उसके अंदर सीड्स भी आते हैं, उनके अंदर भी ये विभिन्न प्रकार के रोग फैला देते हैं। टीओ डायनर ने खोज करने के बाद ऐसे लगभग 12 वायरॉइड्स, ऐसे लगभग 12 रोगजनक कारकों की खोज हो चुकी है। यानी टीओ डायनर ने इसकी खोज की थी आलू के अंदर, देखा था। इसके अलावा अन्य वैज्ञानिकों ने इस तरीके के जो रोगजनक कारक होते हैं जो पौधों के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं, तो इसके अलावा और 12 ऐसे रोगजनक कारक, या कह सकते हैं 1 दर्जन लगभग रोगजनक कारकों की खोज हो चुकी है। अर्थात इसका नाम क्या है? ये रोगजनक कारक होते हैं। अब ये कैसे कारक होते हैं, कितने छोटे होते हैं? आपने देखा होगा कि वायरस तो अत्यंत सूक्ष्म होता है, कितना छोटा होता है, लेकिन ये वायरस से भी ज्यादा छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं? वायरस से भी ज्यादा छोटे होते हैं। तो कितने छोटे होते हैं वायरस से ज्यादा होते हैं? तो ध्यान दीजिए, वायरस का लगभग ये 1/10वां भाग। आप समझ रहे होंगे इसका मतलब क्या हुआ है? 1/10वां भाग। जैसे मान लीजिए अगर ये वायरस है, अगर इस वायरस के 10 पीस कर लिए जाएं, 10 टुकड़े अगर इसके कर लिए जाएं, तो उसके एक टुकड़े के बराबर क्या होगा? वायरॉइड्स होगा। इतना छोटा होता है। यानी वायरस के ऐसे 10 पीस कर लिए जाएं, 10 टुकड़े कर लिए जाएं, तो उस वायरस ही कितना छोटा होता है। अगर उस वायरस के 10 टुकड़े कर लिए जाएं तो उसका एक टुकड़े के बराबर क्या होता है? वायरॉइड्स पाया जाता है। इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे होते हैं। इन्हें केवल माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही देखा जा सकता है। वैसे वायरस भी माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जा सकता है, लेकिन ये वायरस से भी ज्यादा छोटे होते हैं। वायरस तो देखे जाते हैं माइक्रोस्कोप के माध्यम से, इन्हें भी माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही देखा जाता है। अधिकांश मात्रा में ये किसके ऊपर प्रभाव डालते हैं? जो कोशिकाएं संक्रमित होती हैं। ये करते क्या हैं? ये स्पर्श के माध्यम से एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। थोड़ा सा अगर आप विवेक लगाएंगे तो आप ये भी जान सकते हैं कि पौधों के अंदर ये किस तरीके से ट्रांसमिट हो जाते हैं, किस तरीके से इनका ट्रांसफर हो जाता है, कैसे एक पौधे से दूसरे पौधे के अंदर चले जाते हैं। तो आपने सुना होगा जो पौधों के अंदर परागण की क्रिया होती है, पॉलिनेशन की क्रिया होती है। पॉलिनेशन की क्रिया किसे कहा जाता है? जब एक पुष्प के, तो ध्यान दीजिएगा, परागण की क्रिया किसे कहा जाता है? जैसे मान लीजिए ये एक फ्लावर है, ओके, एक फ्लावर ये वाला है, ओके। अब इस फ्लावर के जो परागकण होंगे, जो परागकण होते हैं इस फ्लावर के, परागकण कहां से निकलते हैं? पराग नलिका से निकलते हैं, ओके। अब जो परागकण होते हैं वो प्लांट्स का कौन सा पार्ट कहलाता है? ये मेल गैमीट कहलाते हैं। जब ये मेल गैमीट यहां से निकलते हैं पौधे की पराग नलिका से, और ये दूसरे पुष्प के अंदर आ जाते हैं और यहां पर स्टिग्मा पर पहुंचते हैं और फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भाग लेते हैं, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? परागण की क्रिया कहलाती है। तो होता क्या है, वायरॉइड्स कैसे ये ट्रांसफर हो जाते हैं इनका एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स के अंदर, कैसे रोग फैला देते हैं ये, तो ध्यान दीजिए। यहां पर आपने सुना होगा जो परागण की क्रिया होती है वो किसके किसके माध्यम से होती है। आप ये तो जान चुके हैं, जो परागण की क्रिया होती है यहां पर एक पुष्प से दूसरे पुष्प के अंदर परागकणों का स्टिग्मा पर पहुंचना और वहां पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भाग लेना परागण की क्रिया कहलाती है, ओके। तो ये परागकण कैसे पहुंचते हैं, यहां तक कैसे पहुंचते हैं ये परागकण? ये परागकण जब कीट बैठते हैं, बहुतायत मात्रा में ऐसे कीट होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एपिस इंडिका, या कह सकते हैं जो मधुमक्खी होती है हनी बी,
जो मधुमक्खी होती है वो कहाँ बैठती है? पुष्प के ऊपर बैठती है। पुष्प के ऊपर क्यों बैठती है? पुष्प रस को प्राप्त करने के लिए बैठती है, जिससे वो अपना शहद बनाती है। जब ये पुष्प रस को प्राप्त करने के लिए पुष्प पर बैठती है तो उसके उपांगों में, उसके पैरों में, उसके माउथ में ये परागकण चिपक जाते हैं। और ये परागकण चिपक जाते हैं तो ये परागकण, और जब वो दूसरे पुष्प पर पुष्प रस लेने के लिए पहुंचती है तो ये परागकण छूट जाते हैं। अगर ये पौधा वायरोइड से ग्रसित है, वायरोइड से ये फ्लावर ग्रसित है, तो क्या होगा? इसके परागकण भी वहां पर ग्रसित होंगे। तो ऐसे परागकण यदि दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं तो वो पौधा भी धीरे धीरे संक्रमित हो जाएगा, उसके अंदर भी ये रोग फैल जाएंगे। तो इस तरीके से एक तो मैंने आपके लिए बता दिया कीट के माध्यम से, कीटों के माध्यम से भी ये वायरोइड्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स पर आसानी से चले जाते हैं और ऐसे पौधों के अंदर भी रोग फैला देते हैं। ओके, इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, आंधी आती है, तूफान आता है या फिर तेज हवाएं चलती हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी वायरोइड्स क्या होता है, परागकण उड़ते हैं, दूसरे फ्लावर पर पहुंचते हैं या दूसरे प्लांट्स पर पहुंचते हैं, तो उसके माध्यम से भी ये ट्रांसमिट हो जाते हैं, दूसरे प्लांट्स पर चले जाते हैं और वहां पर उस पौधे के लिए ये प्रभावित कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं, जिससे ये पौधा प्रभावित हो जाता है और उसके अंदर भी वो रोग उत्पन्न करना प्रारंभ कर देते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी जब बारिश होती है, बरसात होती है, तो बरसात में भी जैसे मान लीजिए एक पौधे के अंदर वायरोइड्स प्रवेश कर गया, इसके नीचे अगर कुछ छोटे छोटे पौधे हैं तो क्या होगा, वायरोइड्स उस पानी से धुल जाएगा, उस जल से, उस बारिश से धुल जाएगा और धुलते हुए उस जल के साथ भी कहाँ चला जाएगा, कहाँ प्रवेश कर जाएगा, उस छोटे पौधे के ऊपर गिर जाएगा, उसके अंदर भी ये रोग फैलाना शुरू कर देगा। तो कई प्रकार से, कई माध्यम से वायरोइड्स ये एक पौधे से दूसरे पौधे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वहां पर जाकर के ये रोग फैला देते हैं। अर्थात इन्हें क्या कहा जाता है, ये रोगजनक कारक होते हैं। ये प्रोटीन का कभी संश्लेषण नहीं करते हैं, इनके चारों तरफ प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है, सिंगल आरएनए की संरचना होती है। इसकी सर्च टीओ डायनर के माध्यम से कब हुई थी? 1971 में हुई थी, 1971 में हुई थी। ओके, ये रोगजनक कारक कहलाते हैं। ओके, जो स्टूडेंट्स हमारा वीडियो देखते हैं, आपके समझ में आया होगा, जो स्टूडेंट्स हमारा वीडियो देखते हैं वो स्टूडेंट्स इसे लाइक भी कर लें, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। थैंक यू।